नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए बात करते हैं आज। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी की इस यात्रा में प्रीलिम्स के अंतर्गत जीएस का जितना रोल है उतना ही सीसेट का रोल है। अगर आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जीएस के फर्स्ट पेपर की कॉपी जो है चेक ही नहीं हो पाएगी। और जैसे जानते हैं कि सीसेट अपने आप में एक बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए डर बना हुआ है कि सीसेट क्वालिफाई कैसे करें। तो एक व्यवहारिक अंदाज से हंसते हंसते खेलते खेलते सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरा दावा है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो आप जिससे भी पढ़ते हैं वहाँ सीसेट में मैथ्स को पढ़ाते हैं, रीजनिंग को पढ़ाते हैं। लेकिन सीसेट मैथ रीजनिंग नहीं है, सिर्फ एक आपके दिमाग की समझ की वो प्रवृत्ति है जो आपको सीसेट पास कराएगी। तो ये प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, आपको सीसेट तैयार करने की संरचना कैसी होनी चाहिए, इस सबको जानने के लिए, मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए, या एक प्रकार से बेहतर रणनीति के साथ सीसेट क्वालिफाई करने के लिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 2021, 20 या 18 या 19 जितने भी पेपर हुए सी सेट के, वहां 27 क्वेश्चन चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको 35 क्वेश्चन आपके दिमाग से, आपकी कलम से, आपकी कॉपी में सही करवा दूंगा, सिर्फ इस दिमाग का प्रयोग करके। तो सी सेट क्वालिफाई करने के लिए, दिमाग की समझ को विकसित करने के लिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इस बैच के साथ, जो कि 1 फरवरी से लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप जानेंगे कि सी सेट के अंतर्गत जो एक डर है, उस डर को अपने व्यवहारिक अंदाज से, अपने मुश्किलों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हंसते हंसते सॉल्यूशन कैसे करें, ये सारी प्रवृत्ति आप जानेंगे मेरे इस बैच में। 1 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस नॉर्मल रखी है, जो 4999 यानी 5,000 रुपये इसकी फीस रखी गई है। इस फीस में आपको क्या मिलेगा? इस फीस में आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिलेगी, साथ में बेसिक टू एडवांस जो जितने क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक टॉपिक के, साथ में इसके असाइनमेंट आपको मिलेंगे, साथ में लास्ट ईयर के जो पेपर होंगे उनका पूरा विश्लेषण तरीके से, क्षमता तरीके से आपका क्या होगा, उनका उच्चारण मिलेगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिनको लगता है कि सीसेट एक डर है। आपकी इस यात्रा में उस डर को दूर करने के लिए, सीसेट को आसान बनाने के तरीके जानने के लिए, मेरे साथ सीसेट का एंजॉय करने के लिए 1 फरवरी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि आप दिए गए नंबरों पर कॉल करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर जो 5 जून को एग्जाम है 2022 में, इसमें अगर सीसेट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जीएस का ज्ञान इकट्ठा करना आपका असमर्थ हो जाएगा। तो ये यदि सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीसेट को आसान तरीके से जानना चाहते हैं, सीसेट की बेस्ट स्टडी जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें और फिर 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है बैच, इसका एंजॉय करें। कैसे पढ़ना चाहिए सीसेट को, इसके बारे में आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन है, देखो समझो पहले इस भावना को। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट जो है स्कूटर से और 3/8 हिस्सा कार से, और बाकी जो बचा हिस्सा 48 किलोमीटर बस से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? आ मैन कवर 1/4 पार्ट ऑफ हिज टोटल जर्नी बाय द स्कूटर एंड 3/8 बाय द कार एंड रिमेनिंग 48 किलोमीटर बाय बस, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। कितना अच्छा क्वेश्चन है जो सीसेट के एग्जाम में आया हुआ है। इस प्रश्न के लिए भी अगर आपको मैथ्स पढ़ना पड़ा तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, दूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, फॉर्मूला लटवाएंगे, कंसेप्ट लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। यार ये सब चीज़ें होता तो सीसेट के लिए यूपीएससी सीसेट क्यों डालता? डायरेक्टली तो मैथ्स पढ़ना है, लेकिन वहाँ लिखा बेसिक न्यूमरेसी पढ़ना है, तर्क लगाना है, समझना है। तो यहां से प्रश्न को समझो। एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया है, अपनी यात्रा को 2 पार्टों में कवर करने का प्रयास, 3 पार्ट में कवर किया है। एक पार्ट में स्कूटर से करता है, एक पार्ट में इसको कार से करता है, और बाकी जो बचा पार्ट है उसको बस से करता है। ऐसा करने के लिए कोई दिक्कत का विषय नहीं है। यहां देखना, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे बनेंगे, बिना कुछ ही दिमाग की समझ विकसित करने का सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब यहां से कितना पार्ट किया है? 1/4 पार्ट किया है। यहां से 3/8 पार्ट किया है। बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है वो कितना है? 48 किलोमीटर उसने बस से तय किया गया है। अब बस इतना पूछा गया है कि कंप्लीट जो उसकी डिस्टेंस है, कवर करने की दूरी है, वो कितनी है। तो आप जान लीजिएगा कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन से हमें कन्वर्ट किस में करना है? एग्जैक्ट दूरी में। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका एक एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, जिससे एक नॉर्मल, एक मानक, एक इमेजिंग दूरी आ जाए निकल के। तो अगर 4 और 8 का एक एलसीएम फाइंड कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि 8 पॉइंट वो व्यक्ति चलता है। इट मीन्स मतलब 8 पॉइंट का, अगर इस 8 का 1/4 पार्ट निकालेंगे तो आप आराम से ये कह सकते हैं कि 8 का 1/4 पार्ट जो होता है वो कितना होता है? 2 पार्ट होता है, राइट।
अब दूसरा पॉइंट यहां से निकल के ये आता है, अगर इसी 8 का अगर हम लोग 3/8 पार्ट निकाल लें तो कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। अब सोचो एक व्यक्ति 8 पार्ट में से 2 पार्ट यहां चलता है स्कूटर से, 3 पार्ट चलता है कार से, तो 2 3 और बाकी कितना बचेगा, यहां पे आप आराम से कह सकते हैं कि यहां पे बचेगा 3 पार्ट। तो 3 पार्ट किससे चला है, उसने बस से चला है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बन जाता है कि इस 3 पार्ट की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी कितना, 48 किलोमीटर। तो जब यहाँ पहले 2 पार्ट यहाँ स्कूटर से, 3 पार्ट यहाँ कार से, 3 पार्ट यहाँ किसी बस से, और इस 3 पार्ट की वैल्यू कितना 48 किलोमीटर है, तो आप आराम से कह सकते हैं जब इस 3 पार्ट की वैल्यू 48 किलोमीटर है तो यहाँ से इस 3 पार्ट की वैल्यू भी कितना आ जाएगी, 48 किलोमीटर ही आएगी, क्योंकि ये भी क्या है, 3 की वैल्यू है। अब 3 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की वैल्यू कितना 16 हो जाएगी, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे 32 हो जाएगी, 32 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपसे ये पूछना जा रहा है कि कंप्लीट डिस्टेंस कितना तय किया गया है। इस प्रश्न को देने के लिए तुमने कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझी। इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो ये है आंसर है आपका 48 कितना होता है, 96 होता है। और 96 में अगर हम लोग 32 ऐड कर लेंगे तो यहाँ से 96 में अगर 32 ऐड करेंगे तो बिना कुछ करे भी आप आराम से निकाल सकते हैं 128 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, ये इसका आंसर है। तो सोचिएगा, ऐसा प्रश्न करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने एग्जामिनर ने जो दिया है, इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या दिया है, 160 किलोमीटर की दूरी को एक स्थित ए तथा बी 2 स्थानों से कारें एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8:10 पे पूर्वाह्न प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो और 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार एक दूसरे से कितने समय पर मिलेंगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Two cars start toward each other from two places A and B located at a distance of 160 km. Both the cars leave at the same time at the 8:10. If the speed of the car 50 km per hour and 30 km per hour, then at what time will the car meet each other? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, इन चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से दिमाग में कुछ बेहतर चीज़ें इस्टेब्लिश करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे देखो समझते हैं कि एक इस बिंदु स्थान इधर से चलती है, एक इधर से चलती है। दोनों के चलने का समय क्या है, 8:10, यानी कह सकते हैं कि AM है, पूर्वाह्न है, तो अपराह्न होता तो शाम कहलाते। 8:10। इसकी जो स्पीड है वो कितना है, 50 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर है। इसकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है। अब एक बात सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, जब ये आपस में एक दूसरे की ओर चलेंगी तो बिना कुछ करे क्या कह सकते हैं आप लोग, 1 आवर में कितना चलेगी 50 और 1 आवर में कितना चलेगी 30। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 50 चली और यहां से 30 चली, तो ये आप सोच पा रहे होगे कि लगभग 80 किलोमीटर, 50 यहाँ और 30 यहाँ 80 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं 1 घंटे में दोनों लोग मिलकर। अब सेकंड आवर में जब चलेंगी, सेकंड आवर में ये भी 50 चलेगी और यही 30 चलेगी, तो यहाँ आपस में क्या हो जाएगी, इनकी मीटिंग हो जाएगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही ट्रेनें, जो दोनों ही यहाँ पे जो व्यक्ति हैं 2 कारें हैं, दोनों ही कारें 2 घंटे के बाद यहाँ पहुँच जाती है, 2 घंटे के बाद यहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ आपस में क्या होती है, मीटिंग हो जाती है। अब वो आपसे इतना पूछना चाह रहा है कि आपस में जो मीटिंग हुई है वो कितने बजे हुई है। जब 2 ही घंटे के बाद मीटिंग हुई है और 8:10 पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ और 2 घंटे के बाद जब मीटिंग हुई है, तो आप ये कह सकते हैं कि 10:10 पे क्या होगी, उनकी मीटिंग होगी। यही आपका आंसर है। बताइएगा, ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या हमें कोई मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसे प्रश्न करने की कोई हमें रीजनिंग की आवश्यकता पड़ेगी? बट आपके अंदर जो बैठा हुआ इंसान है उससे बस थोड़ा सा प्रोसेस लगाना है कि भाई सोच ऐसे प्रश्न कैसे करने हैं। इसलिए हमेशा सीसेट में मैथ्स को नहीं पढ़ना। लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, फॉर्मूला लटवाते हैं, ये कर लो वो कर लो। अरे नहीं भाई, आप सारे पेपर उठा के देख ली, लास्ट ईयर पेपर के सारे प्रश्नों को मैं जो लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ये सारे लास्ट ईयर के पेपर हैं जो मैं लेके आता हूँ और उनको बताता हूँ कि इन्हें कैसे करना चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन मजे मजे से आप सब कर पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार देखें सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और इस प्रश्न का आंसर भी आप निकालेंगे। देखिए कैसे करना है, बात को समझते हैं। 2 शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है और वापस जो है 60 किलोमीटर पर आवर से आती है। और एक कार की औसत गति कितनी है? तो 2 cities A and B
are at a distance of 360 km from each other, a car goes from A to B with a speed 40 km per hour and come back with a speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको लोग पता नहीं कैसे कैसे टाइम एंड औसत याद करके करेंगे, पता नहीं यार क्या करते हैं लोग, और तुम भी उनके साथ लग जाते हो वही करने, क्योंकि तुम्हें भी तो रास्ता अच्छा नहीं मिल रहा ना, इसलिए। तो आइए मिलते हैं इस रास्ते को बेहतर करने के लिए। सीसेट को हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते पास करेंगे, ये मेरा दावा है। सीसेट को बोझ नहीं बनने देना है, सीसेट को डर नहीं लगने देना सीसेट से। क्यों नहीं लगने देंगे? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अंदाज ऐसा है, आपका तरीका ऐसा है, आपके चलने का रास्ता ऐसा है जहां पर आपको वजन नहीं लगेगा। तो जब सर पे वजन कम होगा तो आपकी रफ्तार ऑटोमेटिकली क्या होगी? तेज हो जाएगी। दो स्थानों के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर है। लो जी, बिल्कुल लॉजिकल पैटर्न से करने का प्रयास करते हैं, जो अब लोग माइंड से कर सकते हैं सारे प्रश्नों को। एक कार स्थान ए से जाती है 40 किलोमीटर से, ठीक है, यहां से जाती है और कितने किलोमीटर से? 40 किलोमीटर से। तो आप सोचो इस 360 को 40 किलोमीटर से जाने के लिए 9 घंटे लगेंगे, 9 आवर लगेगा जाने में। भाई डिवाइड ही तो करना है, नॉर्मली बात है। जाने में टाइमिंग पूछेगा तो टाइमिंग 9 आवर तो आएगा ही आएगा। देन यही ट्रेन अगर 360 वापस आएगी, यही कार जो है 360 वापस आएगी, लेकिन आई कितने से? तो आप कह सकते हैं कि भाई 60 किलोमीटर से आई है। तो अगर 60 से आई है तो आप कितने घंटे लगे? यहाँ पे 6 घंटे। अब ये बताओ, ये काम करने के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ा? ये काम करने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, जो भी टॉपिक है वो पढ़ना पड़ा? नहीं पढ़ना पड़ा। लेकिन अब एक बात सोचो, एक ट्रेन 360 गई है, 360 आई है, तो कुल दूरी कितनी तय कर ली उसने? आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। 360 जाना, 360 आना, मतलब यहां से 720 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो भाई स्पीड निकालने के लिए सबको नॉर्मल पता है कि डिस्टेंस को समय से भाग कर लेते हैं। तो जाने में समय कितना लगा? 9 घंटे। आने में कितना समय लगा? 6 घंटे। तो अगर इसको कितना कुल घंटे समय लगा? 15 घंटे। और एवरेज स्पीड निकालेंगे तो डिवाइड ही करना है, जब स्पीड निकालना है तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे। 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। कितना बचेगा यहाँ पे? 12। 15 8 जा कितना होता है? 120। 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड? ये इसका आंसर है। बताइए, ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ दिमाग में जो बैठा हुआ एक इंसान है उससे बोला कि जा सोच और तू कर। प्रत्येक टॉपिक की कंसेप्ट समझाऊंगा, आधार तैयार करके आप दिमाग से बिना कलम के आंसर निकालेंगे, जबकि इसे लिखने के लिए मुझे आवश्यकता थी भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। लेकिन सारे प्रश्न हम ऐसे ही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मिश्र धातु के 200 ग्राम कॉपर और जिंक में 2:3 अनुपात में है, इतना है, उसमें मिलाए जाने पर कॉपर की मात्रा क्या होगी? देखिए, 200 ग्राम ऑफ एलॉय कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो ऑफ 2:3। द अमाउंट इन ग्राम ऑफ द कॉपर, इसको एडिट करना है, जोड़ना है, इसको मिलाई जाने वाली, एडिट टू द मेक द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए रेशियो के कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस लॉजिकल पॉइंट ये है कि आपको इसमें करने के लिए थोड़ी सी बातें मेरे साथ समझनी पड़ेंगी। जब आप समझ जाएंगे तो आप नॉर्मली तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अपने डर को दूर करने के लिए, सीसेट क्वालिफाई करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करें। जैसे समझो इसकी कहानी को, 200 ग्राम जो एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या है? कॉपर है और एक जिंक है। रेशियो कितना है? 2:3 है, राइट। अब आपसे ये बोल रहा है कि इसको इसमें क्या मिलाना? कॉपर को मिलाना है। और कॉपर को मिलाने के बाद यहां से इसको मिलाना है, और ये रेशियो कितने के लिए करने के लिए बोल रहा है? 3:2 करने के लिए बोल रहा है। अब एक लॉजिकल पैटर्न से आप समझो कि इसमें जब कॉपर मिलाया गया तो कॉपर को बढ़ना चाहिए था। जब कॉपर मिलाया गया तो कॉपर को बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यार जिंक क्यों कम हुआ? तो हमारा रास्ता यही बन जाता है कि हम जिंक को पहले 1 तो करें, क्योंकि जिंक चेंज हो रहा है ऐसा करने से। तो अगर जिंक को यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, हमें कोई एक ऐसा नंबर लेके आना है जो दोनों के टेबल में या दोनों एक ही जगह एक जैसा नंबर आ जाए। तो एक ही रास्ता है कि 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6 ले लेंगे। अगर यहाँ भी 6 करना तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 6 करना है, यहाँ किससे करना पड़ेगा? 3 से। ऐसी स्थिति में ये जो सिचुएशन है, ये कहानी जो है वो क्या बन जाएगी? आप खुद बता सकते हैं आराम से। कितना बन जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि 9, और ये कितना हो जाएगा? 6। देखो जिंक पे कोई प्रभाव नहीं डालने दिया, क्योंकि जिंक को ना तो निकाला है और ना ही डाला है। तो ऐसा करने से
अब सोचो कॉपर पहले 4 पॉइंट था, अब 9 पॉइंट हो चुका है। तो अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ लेना प्रयास करिएगा इसमें कि एक बताइएगा, पहले वैल्यू कॉपर और जिंक की कितनी कुल मात्रा थी, यहाँ पे 4 और 6 कितना 10, और 10 की वैल्यू कितना हो चुकी है बता सकते हैं आप आराम से। 10 की वैल्यू भैया हो चुकी है यहाँ पे कितना 200। तो अगर 10 की वैल्यू यहाँ पे 200 है तो 1 की वैल्यू आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 20 आ जाएगी। अब बात बताइएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट था कॉपर, यहाँ पे 9 पॉइंट हुआ तो कितना पॉइंट बढ़ा, यहाँ पे 5। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगी 100 ग्राम। तो ये ग्राम में वैल्यू है तो इसलिए ग्राम में आंसर आएगा, यही इसका आंसर है। तो बताइए ऐसे प्रश्न करने के लिए क्या हमें सीसेट को रटना पड़ेगा, सीसेट को पढ़ना पड़ेगा? नहीं ना। सीसेट में दिमाग में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से करने के लिए इनका एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी दिमाग को विकसित कर लेंगे। लेकिन विकसित कैसे करेंगे? जब आपका मेंटर अच्छा होगा, गाइडेंस बेहतर होगा, या आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट होगी, आपको पढ़ने की लाइन जो है वो क्लियर होगी। ये जब होंगी जब आपके पास रास्ते अच्छे होंगे। तो यदि लगता है कि सीसेट एक डर का विषय है आपके लिए, आइए ज्वाइन करिएगा, पूरा एंजॉय करिएगा। मुझे उम्मीद है कि एक बार अगर कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि जानते हैं आप, 4 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8 है। यदि बराबर मात्रा के बर्तन हैं जिन्हें अन्य बर्तन में मिलाया दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिक्सचर से भी है, ये अनुपात से भी है, लेकिन हमने भावनाओं को समझना कैसे करना है। The ratio of milk and water in the 4 mixture are 1:2, 2:3, 3:2 and 7:8 respectively. If there are equal quantity of vessels which are the mixed in another vessel, then the ratio of the milk and water in the new mixture will be. क्या क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखो, समझते हैं बात को। इसके लिए तुम्हें दिमाग में थोड़ी सी दिमाग में समझ को विकसित करनी पड़ेगी, उसके बाद सारे आंसर ऐसे ही निकलते चले जाएंगे। जैसे मैं निकाल रहा हूं वैसे आप निकालेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, कितने मिश्रण हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा एंड देन फोर्थ। लो जी, एंड देन इनके अंदर जो अवेलेबल है क्या है? मिल्क और वाटर है। लो जी, मिल्क और वाटर है। पहले में मिल्क वाटर कितना 1:2 है, दूसरे में कितना है 2:3 है, तीसरे में कितना है 3:2 है, एंड फोर्थ में कितना है 7:8 है। 7:8 है, 7:8। ये आपका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा कि हाँ हमने इसके लिए कुछ कोई करने का। अब सोचो, जब उसने बोला है कि जिन्हें यदि बराबर मात्रा के बर्तन है तो यानी कह सकते हैं कि सबकी जो एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी है बर्तन की वो बराबर है। तो अगर यहाँ देखें टोटल वैल्यू निकालना चाहें इनकी तो 1 और 3 कितना आ रहा है देख लीजिए। 1 और 2 कितना आ रहा है? 3 आ जाएगा। लो जी 3 हो गया। यहाँ से 2 3 कितना हो रहा है? लो जी 5 आ रहा है। 3 2 कितना हो रहा है? लो जी 5 आ रहा है। 7 8 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। तो अब ये बताओ, पहले वाला क्वांटिटी कितना आ रहा है? 3 पॉइंट। दूसरा क्वांटिटी कितना है? 5 पॉइंट। तीसरा कितना है? थर्ड 5 पॉइंट। और फोर्थ कितना है? 15 पॉइंट। तो इसके लिए इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि ऐसी संख्या क्या लें जो तीनों के टेबल में आ जाए। तो इन तीनों के इनके सबके नंबर पे आ जाए, यानी सबको एक ही नंबर लिखना है। तो इसका ऑप्शन यही है कि कैल्शियम निकाला जाए। तो आप सोचो, यहाँ तुम्हें 15 करना है तो मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 5 से। यहाँ किससे करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ किससे करना पड़ेगा? 3 से। यहाँ किससे करना पड़ेगा? 1 से। ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई जब बर्तन की क्वांटिटी में हुआ तो जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किया गया तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो किससे करेंगे बताइएगा? यहाँ भी 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे। यहाँ किससे किया? यहाँ 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे। यहाँ किससे? 1 से करेंगे, यहाँ 1 से करेंगे। ऐसी स्थिति में बर्तन देखो सब बराबर हो गए, नहीं हो गए? अब आपसे बोल रहा है कि इन सभी बर्तनों को 5वें बर्तन में डाल दिया जाता है नए मिश्रण में। तो इन सबको मिला के किस में डाल दिया गया? 5th बर्तन में डाल दिया गया। तो अब बताओ मिल्क कितना? यहाँ 5 है, यहाँ कितना 6 है, और यहाँ पे कितना 9 है, और यहाँ पे कितना 7 है। इन सबको आपस में जोड़ें। 5 और 6 कितना होता है बता दीजिएगा। 5 और 6 कितना हो चुका है? 11। 11 और 9 कितना? 20। 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27। लो जी, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इधर से देखें तो 2 5 से कितना? 10। 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25। 25 और 3 कितना हो जाएगा? 25 और 3 कितना होता है? 33। इसका रेशियो पूछा गया, क्या रेशियो होगा? तो आप समझ सकते हैं बड़े लॉजिकल पैटर्न से 27 का और 33 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 9 27 और 3 से काटेंगे 1 1। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9:1 1। तो आप बताइएगा कि क्या ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें
किसी भी किताब की, किसी भी मैथ की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। और जब ये आए हुए हैं तो आपको करने का तरीका आप जान रहे हैं कि हमें मैथ्स को नहीं पढ़ना है, रीजनिंग को नहीं पढ़ना है, सीसेट के ऐसे आधारनुमा समझ को विकसित करना है जहां से हम दिमाग की सोच के माध्यम से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं दावे से बोल रहा हूँ कि यदि आपने पूरी कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लिया और पूरी एक टेक्नोलॉजी के साथ जितनी भी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं सीसेट में उसको जान लिया, तो आप फॉर्मूले नहीं रटेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स में 40 टॉपिक हैं, रीजनिंग में कम से कम 30 टॉपिक हैं। एक टॉपिक के अगर मान लो 5-5 अच्छे फॉर्मूले भी हो तो 250-300 फॉर्मूले हो जाएंगे। उन फॉर्मूलों को रटने के लिए दिमाग में चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी, तो जीएस कब पढ़ोगे भाई? तो इसलिए आपको लगता है कि सीसेट एक डर का विषय बना हुआ है, आइए इस क्लास के साथ एंजॉय करिएगा, उसके बाद हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि ये डर आपको दूर करना है, तो डर को दूर करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, और फिर कब से बैच हो रहा है, इसमें हम क्या क्या देंगे, कैसे करेंगे, ये सब आराम से कर लेंगे। आप चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सीसेट के पार्ट से डर को दूर करने के लिए इन बैचों को ज्वाइन करें और मेरे साथ इस यात्रा का एक आनंदमय पल जीने के लिए इस यात्रा का आनंद के साथ शुभारंभ करें। या फिर लगता है कि जिसको लगता है कि 2022 का एक मेरा ड्रीम है, देना है मुझे, लेकिन डर नहीं पैदा करना है, तो इस बैच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तब तक इन प्रश्नों के साथ आपसे विदा लेते हैं। एंजॉय करें, उम्मीद है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो।